नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मुकर भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ और मुझे इस टीचिंग इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, करंटली मैं पैरामाउंट कोचिंग दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक काफ़ी छोटी वीडियो है और उस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। अब जो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं कि रीजनिंग किस तरह का आता है अलग अलग एग्ज़ाम में, उनको मैं ये बता दूं कि रीजनिंग को अगर हम क्लासीफाई करें तो मेनली दो कैटेगरी बन सकती हैं। फर्स्ट, बैंक एग्ज़ाम्स या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो। बैंक एग्ज़ाम में आपको पता है नेशनलाइज बैंक के एग्ज़ाम है या एसबीआई का एग्ज़ाम है या नाबार्ड का एग्ज़ाम है या रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी का एग्ज़ाम है। तो इन एग्ज़ाम में जो बैंक का सिलेबस होता है वो थोड़ा टफ होता है। जो लोग अवेयर नहीं है वो जान लें कि उनका जो सिलेबस होगा रीजनिंग का वो टफ रहेगा। और बाकी जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि जो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, है ना, या फिर एयरफोर्स का नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो गया या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट है या नेशनल लेवल पे सी टेट हो गया या यूपी पुलिस। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, इसमें जो रीजनिंग आता है वो फ़िलहाल ईजी आता है। और अगर मैंने ये दो कैटेगरी की हैं तो सिलेबस का भी कुछ ऐसा ही है कि एसएससी, रेलवेज़ और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इसमें रीजनिंग का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहता है। कुछ चैप्टर्स के नाम कभी कभी इधर उधर चेंज कर देते हैं, अदरवाइज़ चैप्टर्स हमेशा वही रहते हैं। और कभी भी कोई डेफिनेट सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है, लास्ट में हमेशा ईटीसी लिखा हुआ रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा कर लेंगे अच्छा ही रहेगा अगर कम भी आता है आपके पास तो एक एक करके हम ज़रा देखते हैं कि बैंक और जो उसके साथ के एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस किस तरह से रहेगा और एसएससी का। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बैंक एग्ज़ाम है, बैंक एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया नेशनलाइज बैंक, एसबीआई या नाबार्ड है या आरबीआई है या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहता है वो आपके सामने है। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर 17 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स हैं वर्बल रीजनिंग में और 4 चैप्टर्स हैं एनालिटिकल रीजनिंग में और ऐसे ही 5 चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है वो प्री और मेन दो पार्ट में होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्री में सारे चैप्टर्स आते हैं, प्री में कुछ चैप्टर्स नहीं भी आते हैं और ज़्यादातर चैप्टर्स जो कि टिपिकल हैं वो मेन एग्ज़ाम में ही देखे जाते हैं। तो अगर आप एक एक करके हम बात करें तो जैसे पहला चैप्टर है सीरीज़ का, ये जो चैप्टर है ये मोस्टली प्री एग्ज़ाम में देखा जाता है और ये 2 से 3 नंबर में आपको मोस्टली बैंक एग्ज़ाम में दिखेगा। कभी कभी क्या है कि अब क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पैटर्न, तो कई बार इसको मेन एग्ज़ाम में भी थोड़ा और टिपिकल करके देख सकते हैं आप, चांसेस हैं, बट मोस्टली ये प्री एग्ज़ाम में ही मिलेगा। अगला चैप्टर है कोड एंड डिकोडिंग। जो लोग भी अवेयर हैं आप जानते हैं कि ये चैप्टर पहले बहुत इजी हुआ करता था, बट अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में ये कोड एंड डिकोडिंग बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल पर पूछा जाता है, प्री और मेन दोनों में देखा जा सकता है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये चैप्टर्स जो हैं मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखें आप कि इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। प्री एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन इजी रहेंगे, बट मेन एग्ज़ाम में आपको हमेशा जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे सिंपल डायरेक्शन के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं मोस्टली। मेन एग्ज़ाम में जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो भी कोड करके दिए जाते हैं। जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसी तरीके से डायरेक्शन भी आता है। अब जो इसके बाद अगले 2 चैप्टर्स हैं, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल है, सबसे ज़्यादा जो मार्क एक तरीके से कैप्चर करते हैं वो दो यही चैप्टर्स हैं आजकल। सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल बहुत ज़्यादा नंबर में आता है प्री और मेन दोनों में। अगर आप प्री में देखें तो आउट ऑफ 35 मार्क्स आपको ये कम से कम 15 से 20 नंबर में ये दोनों टॉपिक्स मिल जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। तो एक तरीके से काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तो इन पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मेन एग्ज़ाम में और ज़्यादा ये 20 से 25 तक पहुंच जाते हैं। डेटा सफिशेंसी का जो चैप्टर है मोस्टली प्री एग्ज़ाम में नहीं देखा जाता है, मेन एग्ज़ाम में ही आता है अगर आता है तो, लेकिन प्री एग्ज़ाम में आप बहुत रेयरली देखेंगे इसको। अब जो ये एनालिटिकल रीजनिंग है
इसमें इनइक्वलिटी पहले तो 5-5 नंबर में आता था, अब क्या है कि ऐसा नहीं कह सकते हर बार ही 5 में आएगा, कई बार 5 नंबर में भी आ जाता है, कई बार 2 से 3 नंबर में भी आ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। स्लॉगिज्म अगेन पहले तो 5 में फिक्स हुआ करता था, बट अभी रिसेंट ईयर्स में जो प्री और मेन दोनों एग्ज़ाम होते हैं 2 से 5 नंबर कह सकते हैं, कभी 3 में आता है कभी 5 में आता है। सो ये फिक्स नहीं है। अच्छा, मशीन इनपुट क्या है कि एक आधी बार ऐसा हुआ है कि ये प्री एग्ज़ाम में आया है एसबीआई वगैरह या पीओ के प्री एग्ज़ाम में, वरना मोस्टली ये जो मशीन इनपुट का चैप्टर है ये मेन एग्ज़ाम का ही टॉपिक है। तो मेन एग्ज़ाम में तो इस बार रिसेंट एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें भी आया है ये। तो मशीन इनपुट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग, अब अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो मेन एग्ज़ाम में ही दिखेगा, बट रिसेंट ईयर्स में बहुत कम देखा गया ये चैप्टर। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे तो पहले बहुत आता था लॉजिकल रीजनिंग, बट अभी रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ड्राइंग इन्फ्रेंस से आए हैं। और वैसे तो टॉपिक कोई भी हो सकता है इसमें से जो पूछा जा सकता है, बट जितना ज़्यादा वेटेज पहले हुआ करता था उतना वेटेज अब नहीं है। अब लॉजिकल रीजनिंग इतने नंबर में नहीं आता है, 4 से 5 नंबर का पूरा लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये भी मेन एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, प्री में तो शायद ही आपको इनमें से कोई क्वेश्चन मिले, मेन एग्ज़ाम में ही मिलता है। तो बैंक एग्ज़ाम चाहे वो, जैसे मैंने अभी बताया कई सारे नाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आप देखेंगे कि जो तरीका है उनको देने का वो लगभग वही है जो मैंने आपको बताया। सारे एग्ज़ाम ज़्यादातर आईबीपीएस कराता है, और जो आईबीपीएस नहीं कराता है जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम हो गया उसमें भी कंटेंट लगभग सेम ही आता है। इवन एसबीआई को फॉलो करते हुए दिखता है आईबीपीएस पीओ। तो ये था बैंक एग्ज़ाम का सिलेबस। मैं इस वीडियो के बाद जो वीडियोस लाऊंगा वो कंटेंट से रिलेटेड ही होंगी, उसमें बैंक के टॉपिक्स भी रहेंगे, एसएससी के टॉपिक्स भी रहेंगे, मैं ऑल्टरनेट टॉपिक उठाता रहूँगा। चलिए फिर अब देख लेते हैं एसएससी और अदर एग्ज़ाम का सिलेबस। ये जो एसएससी एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा हैं, चैप्टर्स ज़रूर ज़्यादा हैं, बट रीजनिंग जो बैंक का है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो पहले बैंक एग्ज़ाम में भी आया करते थे, बट जब से बैंक एग्ज़ाम टिपिकल हुआ है ये इजी टॉपिक्स नहीं आते हैं अब। तो ज़रा इसमें भी आप देखेंगे कैटेगरी तो वही है बट टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं। सीरीज़ का टॉपिक इसमें भी है, सीरीज़ का टॉपिक है, बट सीरीज़ यहाँ पर बैंक की जो होती है उससे ईजी आती है, काफ़ी ईजी आती है, और कई तरह की सीरीज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो इसके आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम्स में या अदर एग्ज़ाम्स में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोड एंड डिकोडिंग का एक क्वेश्चन देख लिया जाता है इजी लेवल पर, अगेन ब्लड रिलेशन इजी लेवल पर होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस ऑर्डर रैंकिंग ये सब इजी होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी जो बैंकिंग का होता है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता लेवल। बैंकिंग का जो क्लर्क का प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा वो भी शायद इससे टिपिकल होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ईजी आता है एसएससी एग्ज़ाम्स में। मैंने ऊपर एसएससी लिखा ज़रूर है लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ रेलवेज़ के एग्ज़ाम या अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। नेम ज़रूर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। मिसिंग नंबर एक टॉपिक है जो ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इसके 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, कई बार बढ़ भी सकते हैं। अब ये जो ट्रिकी टॉपिक्स हैं कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, ये टॉपिक्स क्या है कि ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक्स आ जाएं, इसमें से 1-2 टॉपिक्स आते हैं, कभी कैलेंडर क्लॉक आ जाता है, कभी डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड आ जाता है। बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फ़िक्स है, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी के ऊपर है, बट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से बात करें तो इसमें से 1-2 टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं आएंगे, अगर आएगा भी तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ईजी है। अगर आप में से वो लोग वीडियो देख रहे हैं जो अभी 12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं तो वो मैट्रिक्स नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है मैट्रिक्स का जो रीजनिंग में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन इसका हर हाल में आपको मिलेगा एसएससी में। वर्बल एनालॉगी, अच्छा एनालॉगी का मतलब होता है समानता, समरूपता। तो वर्बल का मतलब हो गया ऐसे क्वेश्चन जिसमें वर्बली समानताएं पूछी गई हों। ये लेटर बेस्ड हो सकते हैं या वर्ड बेस्ड हो सकते हैं या नंबर बेस्ड हो सकते हैं, वर्बली पूछा जाता है। ऐसी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। तो इसमें भी वर्बल क्लासिफिकेशन मतलब या तो लेटर पर होगा या नंबर पर होगा या शब्दों पर होगा। पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है।
जब पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको इनकी पोजीशंस और अपोजिट याद होने चाहिए। तो इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। कोडेड इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन देख लिया जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। कुछ आपको 4-5 वर्ड्स दे रखे होते हैं, उनका सीक्वेंस बनाना होता है कि लॉजिकली वो उनका सीक्वेंस क्या होगा। जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए तो पहले लेग आएगा, फिर उसके बाद थाई आएगा, फिर मतलब इस तरह से सीक्वेंस। वर्ड फॉर्मेशन मतलब आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस वर्ड के लेटर से मिलकर कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो इस तरह से। और ये लास्ट हो गया, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं एज पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, एज पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये वर्बल पार्ट है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप देख कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसमें मिरर ऑफ वाटर इमेज है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आता ही है ये। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, ये भी देखा जाता है, पेपर को फोल्ड करके कट कर दिया जाता है, फिर दोबारा से अनफोल्ड करने को बोला जाता है। अब जैसे मैंने ये कहा था ना वर्बल एनालॉगी, वैसे ही है नॉन वर्बल एनालॉगी। मतलब यहाँ पर भी समरूपता देखनी होगी, बट यहाँ पर फिगर्स होंगे, इमेजेस होंगी, नंबर्स या वर्ड्स नहीं होंगे। ऐसे ही नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर भी 4 इमेजेस होंगी, उसमें से आपको बताना होगा डिफरेंट कौन सी है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रिकी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसका भी 1-2 क्वेश्चन देखा जाता है। इसमें आपको ट्राइंगल्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए बोला जाता है। एम्बेडेड फिगर, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी लैंग्वेज से हों, आपको उनकी हिंदी भी थोड़ी पता होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो उसका मीनिंग। तो एम्बेडेड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। हिंदी में बोलते हैं इसको छुपी हुई आकृति या सन्निहित आकृति। तो ऐसे चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में से जो फिगर्स के चैप्टर्स हैं उसमें से ये भी क्वेश्चन देख लिया जाता है, जिसमें एक आकृति को छुपा कर पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से फिगर में मौजूद है। इनकम्प्लीट फिगर मतलब एक अधूरा आकृति होगी, उसको पूरा करना होता है। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसे फिगर्स दे रखे होते हैं जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो वो सिमिलरिटीज़ चेक करते हुए आपको उनका ग्रुप बनाना होता है, समूह बनाना होता है। फिर यह आ जाता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है वो स्लॉगिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, लॉजिक वही लगते हैं, बट क्या है कि आपको 3 नाम दे दिए हो गए होते हैं और उनके बारे में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है। सपोज़ आपको मैंने बोल दिया कि बॉय, गर्ल एंड स्टूडेंट, तो आपको बताना कि किस तरह का डायग्राम बनेगा। तो आपने इस तरह से बना दिया, तो बीच में स्टूडेंट हो गए और ये बॉयज़ गर्ल्स हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन। और फिर से लॉजिकल रीजनिंग की स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग के जैसा कि बैंकिंग में भी थे पूछे जाते हैं, बट बहुत ईजी लेवल पर आते हैं अगर आते हैं तो सारे नहीं देखे जाएंगे। कंक्लूजन ज़्यादा देखा जाता है, बाकी अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट थोड़े कम देखे जाते हैं। और लास्ट वही स्लॉगिज्म, इसका भी 1-2 क्वेश्चन देखा जाता है। अब यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, अभी रिसेंट ईयर्स में जो यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे, जिन लोगों ने भी आप में से दिया होगा, देखा होगा कि इन सारे टॉपिक्स के अलावा 2 टॉपिक्स और आए थे, और वो टॉपिक्स थे मशीन इनपुट और ये 7th पज़ल, ये और पूछा गया था। सरप्राइज्ड थे सब लोग, और इवन टीचर्स भी सरप्राइज थे, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था इन्होंने, आईबीपीएस ने। अब जब आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो, तो उसने इजी पजल्स और इजी मशीन इनपुट दिया था, बट पूछा गया था। तो जो भी लोग तैयारी करें उसकी वो ध्यान रखें कि इसके अलावा आपको वो 2 टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे, जहाँ पर भी पढ़ाए जा रहे हों उनको ज़रूर पढ़ लें। ईजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लेवल पर ख़ास तौर पर। तो ये बैंक और एसएससी एग्ज़ाम का सिलेबस है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो, कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ आया हो जो मैंने बताया है, तो पूछिएगा। किसी एग्ज़ाम के सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में या मुझे मेल करके। तो ये आपको सिलेबस तैयार करना होगा, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैं तैयार करवा दूंगा आप लोगों को। धीरे धीरे करके हम इसमें से टॉपिक उठाएंगे। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में सारा मैं कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग रेगुलर रहें, पढ़ते रहें, और जैसा कि सिचुएशन आजकल है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें,
और तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका माइंड पीसफुल हो, माइंड थोड़ा सा हेल्दी हो और बॉडी भी हेल्दी हो। तो कोशिश करें कि घर पर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें साथ साथ, वरना बॉडी फिर हैबिचुअल हो जाती है आराम करके पढ़ने की, या कभी कभी हम आराम ही करते रहते हैं या खेलते ही रहते हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी सही। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का मेन टला हुआ है, आरबीआई असिस्टेंट का मेन टला हुआ है। तो जब भी एग्ज़ाम होंगे, होने तो हैं ही, अगर आपका प्री क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेंस के लिए तैयारी करें। और अगर किसी ने नहीं भी दिया था तो आगे के एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहें, आपके लिए मौका अच्छा है। एक बात यहाँ पर ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियली, कोई दिक्कत है, तो जो भी आपको प्रोवाइड की गई हैं हेल्पलाइन सरकार की तरफ से, आप ज़रूर उस पर कॉल करें। और कोई भी अगर आपको नीड है तो वो वहाँ पर बोलें, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। परेशानी के टाइम में सबसे इस समय ज़रूरी है अपने परिवार को बचाना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बचे रहेंगे इससे अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप जो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप सब लोग घर में रहें, अपना एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं अपनी, पढ़ाई करते रहें, और जो जो मैं वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ उसको देखते रहें और उसको फॉलो करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं एक कंटेंट वीडियो के साथ में। नमस्कार।